Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This time I am going to discuss with you a second sample set of objective questions from your paper 1, that is Principles of Education of BA Part 1 second semester. Okay, हालांकि चूंकि दो सेट बनाने पड़े मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे रिपीटिटिव हैं या एक जैसे हैं, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत अलग रहे। तो कल ही मैंने आपसे फर्स्ट सेट डिस्कस किया था, ये सेकंड सेट है। एक बार फिर से कि इस तरह से मतलब क्वेश्चंस वही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्योंकि कंटेंट उतना ही है ना, उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतना लेंदी कंटेंट भी नहीं है। तो देख लीजिए, कुछ 35 क्वेश्चंस का एक सेट ये भी है कि द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन आर प्रायोरिटाइज्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सोसाइटी दैट इज डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन एंड ह्यूमेन। अब तक तो हमें रट जाना चाहिए कि हमारे यहाँ किस संदर्भ में बात हो रही है एम्स की, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन और ह्यूमेन। Which national value is explicitly listed as a name of education in the syllabus? आपके पाठ्यक्रम में किस वैल्यू को राष्ट्रीय मूल्य के स्पष्ट उल्लेख के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो समाजवाद है, न कि व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद। फिर The educational aim of secularism is derived from which source? धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है वो किस स्रोत से लिया गया है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? हमें वैसे तुरंत ही पता होना चाहिए कि ये संविधान से लिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कानून से तो नहीं लिया है, स्थानीय परंपराओं से भी नहीं लिया है, व्यावसायिक नैतिकता से भी नहीं लिया है, तो किससे लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। Along with justice and equality, which constitutional value is prioritized? न्याय और समानता के साथ में किस संवैधानिक मूल्य को प्राथमिकता दी गई है? तो लिबर्टी को दी गई है ना। हायरार्की को नहीं दी है, कंपटीशन को नहीं दी, सेंट्रलाइजेशन को नहीं दी है। नेशनल पॉलिसी 2020 इनवाइट सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स शुड डेवलप, क्या डेवलप करें? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैज्ञानिक स्वभाव डेवलप करने की बात कर रही है, ये रटने की क्षमता की बात नहीं कर रही है, निर्भरता की बात नहीं कर रही है, निष्क्रिय रूप से हम आज्ञाकारी बने रहे इसकी भी बात नहीं कर रही है। The development of self-reliance in students is intended to contribute to, वो कह रहा है कि छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास किसमें योगदान देने के लिए होता है? तो क्या व्यक्तिगत शौक के लिए, क्या वैश्विक पर्यटन के लिए, क्या राजनीतिक बहस के लिए? नहीं, ये भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं तो। फिर इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी एजुकेशन एम्स टू इंश्योर, एक समतावादी समाज में शिक्षा का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है? क्या ये विशेषाधिकार की बात कर रहा है? क्या ये धन के संकेंद्रण की बात कर रहा है? क्या सामाजिक अलगाव की बात कर रहा है? नहीं, ये समानता और निष्पक्षता की बात कर रहा है। फिर द टर्म साइंटिफिक टेम्पर रिफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ, जब वैज्ञानिक स्वभाव की बात की जाए तो उसका तात्पर्य किससे है, किस दृष्टिकोण से है? क्या अंधविश्वास से है? क्या बिना प्रश्न किए परंपराओं का पालन करने से है, या तथ्यों को याद करने से? इसका संबंध पूछताछ और तर्क से है। जस्टिस एज एन एजुकेशनल वैल्यू फोकसेस ऑन, जब हम एक शैक्षिक मूल्य के रूप में न्याय किस पर केंद्रित है? क्या ये कानूनी सजा पर केंद्रित है? क्या ये आर्थिक प्रभुत्व पे केंद्रित है, या योग्यता आधारित बहिष्कार पे केंद्रित है? नो, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज फोकसेस ऑन फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। जब हम निष्पक्षता और तटस्थता की बात करते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि जस्टिस जो है, जस्टिस का ये एजुकेशनल वैल्यू है। फिर लिबर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन एम्स रिलेट्स टू, भारतीय शिक्षा के लक्ष्यों के संदर्भ में स्वतंत्रता का संबंध किससे है? क्या ये एब्सोल्यूट लैक ऑफ रूल्स है कि पूरी तरह से नियम हटा दे जाएं, उसको स्वतंत्रता कहा जाएगा, या आर्थिक एकाधिकार को कहा जाएगा, या राजनीतिक अलगाव को कहा जाएगा? तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को कहा जाएगा। The ultimate goal of prioritizing these aims is to create a society that is, यानी कि इन लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का अंतिम उद्देश्य किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है? तो क्या वो धनी समाज हो, कठोर हो, या एक रूप हो, वो मानवीय हो। ठीक है। डिफ्यूजन एज ए कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू, शिक्षा के सांस्कृतिक कार्य के रूप में प्रसार का क्या तात्पर्य है? क्या ज्ञान को सीमित करना तात्पर्य है, या परंपराओं को नकारना, नष्ट करना, या अन्य संस्कृतियों से बचना? नहीं, इसका तात्पर्य है सांस्कृतिक तत्वों का विस्तार करना। The process of adjusting to or adopting a new culture is known as, एक नई संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने या उसे अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या अलगाव कहा जाता है, या स्थिरता कहा जाता है, या अस्वीकृति कहा जाता है? तो इसको एकल्चरेशन या संस्कृतिकरण कहा जाता है। एजुकेशन एम्स टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स विच इज कॉल्ड, शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देना है। इसको क्या कहा जाता है? क्या एक संस्कृतिवाद, या सांस्कृतिक संघर्ष, या सांस्कृतिक पदानुक्रम? तो इसको कहते हैं अंतर सांस्कृतिक समझ या क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एजुकेशन इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू,
शिक्षा में सतत विकास विशेष रूप से किससे जुड़ा है, तो हमको पता है ये SDG 4 से जुड़ा है, क्योंकि SDG 17 तक की बात है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वन रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग SDG 4 इज क्रिएटिंग, SDG 4 प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या विशिष्ट स्कूल आवश्यक हैं, क्या महंगी पाठ्यचर्या या अलग थलग अध्ययन केंद्र, तो इसके लिए आवश्यक है सुलभ शिक्षण वातावरण। एड्रेसिंग डाइवर्स नीड्स इन एजुकेशन हेल्प्स इन, शिक्षा में विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने से किस में मदद मिलती है, क्या एक रूपता बनाने में या नामांकन कम करने में या प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में, तो इसमें मदद मिलती है समावेशी शिक्षण में, इंक्लूसिव लर्निंग। फिर इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग, जब हम शैक्षिक अवसरों में समानता में क्या बढ़ावा देना शामिल है, इसमें शामिल है प्रतिस्पर्धी भावना शामिल है, या व्यक्तिगत लालच शामिल है, या तकनीकी पूर्वाग्रह, तो इसमें सामाजिक चेतना की बात है, तभी हम शैक्षिक अवसरों में समानता दे सकते हैं। फिर फोस्टरिंग सोशल कॉन्शियसनेस इज इंटेंडेड टू बेनिफिट, सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने का उद्देश्य किसे लाभ पहुंचाना है, केवल राज्य को, शिक्षार्थियों को, उद्योगपतियों को कि राजनीतिज्ञों को, तो इसको शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। फिर एजुकेशन एक्ट एज ए टूल फॉर एकल्चरेशन बाई, शिक्षा किसके माध्यम से संस्कृतिकरण के उपकरण के रूप में कार्य करती है, क्या अलगाव को बढ़ावा देकर, क्या इतिहास को मिटाकर, या समाज की उपेक्षा करके, तो ये कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करके एकल्चरेशन को बढ़ावा देती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर। फिर क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल फॉर ए सोसाइटी, दैट इज अंतर सांस्कृतिक समझ एक ऐसे समाज के लिए आवश्यक है जो एक रूप हो कि विविध हो कि अलग थलग हो कि छोटा हो, तो जो विविध हो, तभी तो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो ना, एक ही जैसा समाज होगा तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही क्या है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस फॉर, जो पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं वो किसके लिए दिशा निर्देश हैं, क्या स्कूल बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए, क्या स्टाफ को हायर करने के लिए, क्या बुक्स परचेज करने के लिए, नहीं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए आवश्यक हैं। Which concept specifically mentions the relevant incorporation of Indian traditional knowledge, किसमें बात की जा रही है कि आप IKS को इंक्लूड कर लीजिए, तो करिकुलम में इंक्लूड कर लीजिए, है ना। फिर होलिस्टिक अप्रोचेस टू करिकुलम डिजाइन एम्स टू डेवलप, क्या स्पेशलिस्ट टेक्नीशियंस या क्लरिकल वर्कर्स या कॉम्पिटिटिव एथलीट, हम बात कर रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच हम सिलेबस करिकुलम का अपना लें तो किसके लिए, उससे क्या हम विशेषज्ञ तकनीशियन बनाना चाहते हैं कि क्लर्क बनाना चाहते हैं कि एथलीट बनाना चाहते हैं, नहीं, हम उसे वेल राउंडेड यानी कि सर्वांगीण व्यक्ति बनाना चाहते हैं। फिर IKS इन द कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन स्टैंड्स फॉर, पाठ्यक्रम डिजाइन के संदर्भ में IKS का क्या है, ये क्या इंटरनेशनल नॉलेज स्टैंडर्ड है, या इंडिपेंडेंट नॉलेज स्टडीज है, या इंटीग्रेटेड नॉलेज सॉफ्टवेयर है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है। The traditional Indian concept integrated into curriculum implementation is, एक तो IKS के इंटीग्रेट की बात की गई, दूसरी किसकी इंटीग्रेशन की बात की गई है, पंचकोश की। फिर करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व स्टडीइंग डिफरेंट, पाठ्यचर्या निर्माण में विभिन्न किसका अध्ययन शामिल है, क्या हम स्कूल नेम्स पढ़ते हैं या स्टेशनरी ब्रांड पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ करिकुला पढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द कोर फोकस ऑफ द सिलेबस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द सोर्स, स्रोत के अनुसार पाठ्यक्रम अवधारणा का मुख्य फोकस क्या है, क्या प्रशासनिक कानून है कि विदेशी भाषाएं हैं कि वैज्ञानिक उपकरण है, इसका मुख्य फोकस भारतीय पारंपरिक ज्ञान है। फिर टू डेवलप वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स द करिकुलम शुड इंटीग्रेट, सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या को क्या एकीकृत करना चाहिए, क्या तकनीकी कौशल, क्या विदेशी इतिहास, क्या खेल, नहीं, इसको एकीकृत करना चाहिए IKS और पंचकोश। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंश्योर दैट ए करिकुलम इज, जब हम निर्माण के सिद्धांत की बात करते हैं पाठ्यचर्या में, तो क्या सुनिश्चित करता है कि वो रैंडम हो, महंगी हो कि कठिन हो, वो सुनिश्चित करता है कि वो पर्पसफुल हो और स्ट्रक्चर्ड हो, है ना। पंचकोश इज एन अप्रोच यूज्ड फॉर, पंचकोश एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उपयोग किया जाता है किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए, कि टेक्निकल कोडिंग के लिए, होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द करिकुलम कंसेप्ट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इट्स, पाठ्यचर्या अवधारणा में किसका अध्ययन शामिल है, क्या हम लागत पढ़ते हैं कि रंग योजना पढ़ते हैं कि भंडारण पढ़ते हैं, नहीं, हम इसके कंस्ट्रक्शन और टाइप्स पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन IKS एम्स टू, हम IKS को इंटीग्रेट करके क्या करना चाहते हैं, हम एक होलिस्टिक और ट्रेडिशनल फाउंडेशन देना चाहते हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था को। सिलेबस इज ऑफन व्यूड एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रॉडर करिकुलम, सिलेबस हमेशा करिकुलम का हिस्सा होता है, और होलिस्टिक अप्रोचेस इन्वॉल्व बोथ डिजाइन एंड, किसकी बात हम कर रहे हैं कि हम सिर्फ डिजाइन ना करें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें, हम डिलीट ना करें, टर्मिनेट ना करें, नेग्लेक्ट ना करें, क्या करें, हम डिजाइन भी बनाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करें, उसी को होलिस्टिक अप्रोच कहा जाएगा। तो ये एक सेकेंड सेट मैंने बनाया पेपर 1 का ही, है ना।
इसी तरीके से आई थिंक कि इसको देखने के बाद अब आप थोड़ा समझ गए होंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी है, बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट में है ही नहीं, घूम फिर के यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप और डिटेल, मतलब ये एक सैंपल है ना। क्वेश्चन बनाने वाले ने किस तरह से क्वेश्चन बनाया ये उसकी अपनी समझ है, अपनी अपना विवेक है, लेकिन एक ये एक उदाहरण के लिए है ना। एक बार आप दे लेंगे तो वो ये मैंने बहुत इजी बनाया है, वो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, ये सिर्फ नॉलेज लेवल के सवाल है, वहाँ थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है। आपको उस तरह से जितना डीप जाना चाहें पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, आप जितना जितना बेहतर समझ सकें। कल्चरेशन, इक्वालिटी, ये सब कंसेप्ट ऐसे हैं जिन पे प्रश्न बन सकते हैं, क्रॉस कल्चरल डिफ्यूजन है ना, जिनकी आपको हेडिंग मतलब डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनमें से क्या क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरेशन किसे कहेंगे, कल्चरेशन क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैसे अलग है, कल्चरेशन एसिमिलेशन कैसे अलग है, इस तरीके से है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।